मायका और ससुराल। मायके जाने की तैयारी करती सुनैना का मन यह सोचकर एक तरफ तो हर्षोल्लास से भर रहा था कि सालों बाद अपनी माँ से मिलेगी, उनकी सेवा करेगी, भाई बहन भतीजे से मिलेगी, ढेर सारी बातें करेगी। भाई बहन के बेटे तो अब बड़े हो गए होंगे, उनके चेहरे पर मूछें भी आ गई होगी। अब तो मेरा भतीजा और भांजा खुद को बच्चों का बाप बन गया है, सोचकर रोमांचित हो रही थी वो। दादी दादी करती बच्चियां उसकी गोद में आएगी, जल्द से जल्द पहुंच जाना चाहती थी वो अपने मायके, जहां किसी को यह कानो कान खबर नहीं कि सुनैना आने वाली है। पर दूसरी तरफ बदलती परिस्थितियों से मन दुखी था। रिश्तों में दूरियां आ गई है, भाई बहनों में पहले वाला प्यार नहीं रहा। पता नहीं भतीजा और भांजा मिलने भी आएगा या नहीं। क्या एयरपोर्ट पर उसे लेने उसका भाई पहले की तरह ही उसका इंतजार करेगा? अगर उसे बता देगी कि उसकी फ्लाइट कब लैंड करेगी, उसके भाई बहन के बेटे अपनी बच्चियों को उसके पास आने देंगे या नहीं? ढेरों सवाल दिमाग में खलबली मचा रहे थे। माँ का वो झुर्रियों भरा चेहरा और मध्यम सी रुआसी आवाज जो वीडियो कॉल पर सुनी और चेहरा देखा तो तड़प उठा था सुनैना का हृदय। माँ से मिलने के लिए सारे गीले शिकवे भुला उसने अपने मायके जाने की टिकट कटवा ली थी। पति को बताई तो उन्होंने तुरंत हामी भर दी। रुपेश बोले, मैंने तो तुम्हें मायके जाने से कभी नहीं रोका सुनैना, तुम्हारा जब तक मन लगे वहां रहना, जब आने का मन करे बोल देना, मैं वापसी की टिकट भेज दूंगा। कैसे कहती रुपेश से वो कि जो भाई बहन उसके आने का बेसब्री से इंतजार करते थे, अब एक बार फोन पर भी नहीं पूछते कि सुनैना कब आओगी, कई साल हो गए तुम्हें मिले हुए, तुम्हें देखे हुए, इस बार छुट्टियों में आ जाओ। और जब अपने आने की खबर भाई को देने के लिए फोन किया तो उनकी आवाज में उदासी ही झलकी। शायद इस चिंता में डूब गए थे कि कहीं अपना हिस्सा मांगने तो नहीं आ जाएगी। माँ तो सुनैना का इंतजार करते करते थक गई। अब उसको ना तो दिखाई देता है और ना ही ठीक से सुनाई देता है, फिर भी वो स्पर्श और आहट से ही उसे पहचान जाएगी। वो भूत बनी बिस्तर पर पड़ी रहती है और हर आहट पर थोड़ा ठिठक जाती है। उससे जबरन सभी कागजातों पर हस्ताक्षर करवाए गए थे। बेटे की खुशी और लोक लाज के डर से कभी कुछ बोली ही नहीं। कुछ भी हो, बेटा जैसे रहेगा वैसे ही तो रहना है। बेटियों के पास उनके ससुराल में तो रह नहीं सकती। मुखाग्नि भी तो बेटे के हाथ से ही नसीब होगी। बेटियां तो पराया धन होती है। एक बार कन्यादान कर लिया तो उन पर अपनी जिम्मेदारियों को तो नहीं लादा जा सकता। पद्मा जी आज भी पुरानी विचारधारों में ही जी रही थी। सुनैना ने कितनी दफा समझाया, माँ आपको वहाँ दिक्कत हो रही है जरा सी भी तो मैं और आपके दामाद जी आकर आपको ले आते हैं, यहाँ हमारे साथ रहिए। अब तो मेरे ससुराल में भी सभी भाइयों के बीच बंटवारा हो गया है तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे भाई आपका बेटा है वैसे ही तो मैं आपकी बेटी हूँ। जिस तरह मैंने रुपेश जी के परिवार और उनके सभी रिश्तों को अपना लिया है, ठीक उसी तरह तो मेरा परिवार उनके लिए है। आप यहाँ आकर रहिए तो मन निश्चित रहेगा। आपका अच्छे से अच्छे डॉक्टर से इलाज करवाएंगे तो शायद आंखों की रोशनी वापस आ जाए और आपके कान के लिए मशीन भी आ जाएगी। पर पद्मा जी ने तो कसम खा ली थी कि वो चाहे भूखे मर जाए पर बेटे की दहलीज पार नहीं करेगी। अपना वो घर जो अपनी मेहनत से खून पसीने की कमाई से दोनों पति पत्नी ने अपने सपनों का महल बनाया था, वो तो बेटे ने बेच दिया। जब पति भी उसके कंधे पर बच्चों की जिम्मेदारी छोड़कर स्वर्ग सिधार गए, अब बेटा जहाँ जैसे रहेगा वैसे ही रहेगी। गांव में भी बंटवारे के बाद मिली सारी जमीन और पुश्तैनी घर बेटे ने बेच दिया। माँ, गांव वाले कब्जा कर लेंगे उस जमीन पर, उससे पहले हम उसे बेच देते हैं। कितना छटपटाई थी उस दिन पद्मा जी, जब 11 साल की उम्र में ब्याह कर अपने ससुराल आई तो उस नए घर से कितना जुड़ाव हो गया था। बंटवारे के बाद
उसने अपना वो पसंदीदा कमरा अपने हिस्से में आने के लिए अपने पति को अपने भाइयों से बात करने के लिए मनाया था। बैग पैक करते हुए सुनैना ने मन में एक डर सा समाया हुआ था कि वह क्या सब उसे देखकर पहले की तरह खुश होंगे। पिता को गुजरे 15 साल हो गए थे। उन्होंने मरने से पहले अपनी वसीयत नहीं बनाई तो उनकी संपत्ति पर उनके इकलौते बेटे का ही पूरा अधिकार बन गया था। बहनों के बीच संपत्ति बंटवारे वाली कोई बात उठी ही नहीं। दोनों बहनों ने सिर्फ इतना ही तो चाहा था कि पिता की खरीदी जमीन पर उनके द्वारा बनाया घर, जिसमें तीनों भाई बहनों का बचपन बीता, वो घर ना बिके। पर सुनैना का भाई दोस्तों के बहकावे में आ गया जब उन्होंने बार बार इस बात को दोहराया कि अब पिता के जाने के बाद तेरी दोनों बहनें कभी भी अपना हिस्सा अपने पिता के मकान पर मांग सकती है, तो तुम उस मकान को बेच दो। करोड़ों की संपत्ति है, वो बाद में भले कुछ पैसे दे देना, पर उस घर का बंटवारा करने में तुम्हारा बहुत बड़ा घाटा होगा। भलाई इसी में होगी कि उसे बेच दो। जब तक पिता थे, भतीजे भतीजी भाई भाभी सब उसे आने के लिए बुलाते थे और सुनैना अपने बच्चों को ससुराल में ही छोड़कर अकेले ही मायके जाती थी। रुपेश हर बार कोई ना कोई बहाना बना देते, कभी टिकट नहीं मिल रही तो कभी समय नहीं है और तुम चली जाओगी तो बच्चों के पास रहना जरूरी है। वैसे तब तक संयुक्त परिवार था, सब मिलकर रहते थे। जिस तरह जेठानी और देवरानी के मायके या कहीं जाने पर वो पूरा घर संभाल लेती, ठीक उसी तरह वो भी निश्चिंत होकर मायके जाती। तब तक सास ससुर थे तो कोई चिंता नहीं थी। ससुर जी के खत्म होने के बाद रोज के छोटे मोटे झगड़े और चिक से तंग आकर उसकी सास ने संपत्ति का बंटवारा करना ही उचित समझा और संपत्ति के बंटवारे के साथ चारों भाइयों के रिश्ते में भी खटास आ गई। अब कोई एक दूसरे के सुख दुख में शामिल नहीं होता। बहनों ने भी आना जाना बहुत कम कर दिया था। मायका माँ बाप से ही होता है। उसके जाने के बाद भाई भाभी भतीजे भतीजी पर निर्भर करता है कि वो संबंध बना रखना चाहते हैं या नहीं। ताली एक हाथ से नहीं बजती, दूसरा हाथ अगर साथ दे तभी ताली बजती है। ठीक इसी तरह कोई भी रिश्ता होता है जो दोनों तरफ से निभाया जाए तभी टिकता है, वरना रेत महल सा ढह जाता है। सुनैना की तो भाभी भी कई साल पहले चल बसी थी। उनके जाने के बाद भतीजे भतीजी को बुला के आने का बेसब्री से इंतजार रहता था। भाभी की याद आई तो आंखें भीग आई सुनैना की। उसकी भाभी तो हर बार फोन पर यही पूछती थी, कब आ रही हो नैना, आप जल्दी आओ तो कुछ दिन मुझे भी आराम मिले। इतना अपनत्व झलकता था उनकी आवाज में। अब तो कान तरसते हैं वो आवाज सुनने के लिए। सुनैना अतीत में कोई उन पलों को जी रही थी जो भाई भाभी के साथ बिताए थे। मजली भाभी, कहाँ जाने की तैयारी हो रही है? रीता उसकी काम वाली से चहकते हुए पूछा। मम्मी के पास जा रही हूँ। अरे वाह, यह तो बहुत अच्छी बात है। सालों से आपके घर के काम कर रही हूँ, आपको कभी मायके जाते देखा ही नहीं। हाँ, 20 साल हो गए गए। दैया रे, कहीं से निष्ठुर हैं आपके मायके वाले। कभी आपके मायके से कोई आपकी खोज खबर लेने भी नहीं आता। जा बातें मत बना और जल्दी जल्दी काम निपटा। आंखों के कोर से टपक आए आंसुओं को पोंछती हुई सुनैना बोली थी। पिता सच ही तो कह रही थी कि वो लोग निष्ठुर ही तो होते हैं जो बेटी की खोज खबर लेने कभी उसके ससुराल नहीं आते। भाई से तो फोन पर बात किए हुए भी सालों बीत गए थे। उसे अपने बच्चों और रुपेश की भी चिंता हो रही थी कि उसके जाने के बाद खाने पीने का इंतजाम कैसे करेंगे। बच्चे तो पूरी तरह उस पर निर्भर थे। एक गिलास पानी तक खुद लेकर नहीं पीते थे। सुनैना के 2 बेटे ही है। बेटे के लिए मन तरसता है, पर कभी सोचती है अच्छा ही है जो उसकी बेटी नहीं है, वरना मायके और ससुराल के बीच भाइयों के आपसी बंटवारे में उसकी तरह वो भी पीसती रहती। अपनी जेठानी देवरानी, जिन्हें अपनी बहन और सहेली समान मानती थी, अब वो भी उसको देखना पसंद नहीं करती। अब उसने ठान लिया था कि वो रिश्तों के बीच
उठी इस दीवार को गिराने का पूरा प्रयास करेगी। उसने अपनी जेठानी की पसंद की खीर बनाई और उन्हें देनी चली गई। उनसे कोईचा लेकर ही तो मायके जाएगी। गले लगकर खूब रोई और पैर छूकर माफी मांगी। जो भी गलती हुई हो हमसे भूल जाइए ना दीदी। बंटवारे के दर्द से हमेशा तकलीफ ही मिली है। ठीक कहती हो सुनैना। तुम निश्चिंत होकर अपनी माँ के पास जाओ। यहाँ हम हैं ना। किसी बात की चिंता मत करो। सासू माँ के दिए गहने उसने अपनी जेठानी के हाथ में दे दिए। जिस कारण उसके बीच मनमुटाव हुआ था, उससे ज्यादा आपका अधिकार है इन गहनों पर। नहीं, यह मुझ पर ही जचते हैं। और अब इन्हें तू अपने बेटों की पत्नियों को देना। मन के सारे गिले शिकवे दूर करके ही अपनी जेठानी के हाथों से कोईचा ले अपनी माँ से मिलने बादलों से गुजरती एक शहर से दूसरे शहर जा रही थी। जिस तरह जेठानी ने उसे गले लगाया, उसी तरह उसकी बहन और भाई भी उससे गले मिलकर खुश होंगे। इसी उम्मीद के साथ